नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा में होगी सबसे बड़ी टूट। दीदी के संपर्क में 33 विधायक, अपने ही जाल में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, 33 विधायक यहां पर दीदी यानी कि ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या दिल्ली बॉर्डर से हट जाएगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने ब्लैक फंगस पर जताई चिंता, पीएम मोदी से कहा सरकार इसे गंभीरता से ले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर को रोक पाने में फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा में होगी सबसे बड़ी टूट। दीदी के संपर्क में 33 विधायक, अपने ही जाल में फंस गई पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से उठापटक होने की सुगबुगाहट तेज है। खबरें हैं कि भाजपा के 33 विधायक सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। बता दें कि चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। भास्कर.com की खबर के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि भाजपा प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की तादाद बता रहा हूं, क्योंकि यह दावा झूठा है। दरअसल शुभांशु के बीजेपी में जाने की अटकलें तब तेज हुई थी जब उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। बता दें कि शुभांशु रॉय को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वे जीतने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं ऐसी चर्चा है कि टीएमसी भाजपा विधायकों को दोबारा पार्टी में शामिल करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय के अनुसार शनिवार को दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में मीटिंग है, उसमें इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। बता दें कि ऐसे कई विधायक हैं जो टीएमसी में जाने की बात अब खुलकर कह रहे हैं। सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने साफ कर दिया है कि वे दोबारा टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया था, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसी प्रकार पूर्व विधायक सोनाली गुहा भी घर वापसी के इंतजार में हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। वहीं फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी ममता को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। बता दें कि बंगाल की 294 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती है, वहीं 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव के कुछ महीनों पहले टीएमसी के 50 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें 33 तो विधायक थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार भाजपा ही जीतेगी, जबकि कई की उम्मीद बीजेपी में आने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। अब टीएमसी के जीतने के बाद बीजेपी का दांव उल्टा दिखाई दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या दिल्ली बॉर्डर से हट जाएगा किसान आंदोलन? राकेश टिकैत ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन क्या यहां से हटाया जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली के विभिन्न सीमा क्षेत्रों से हटाकर जिंद स्थानांतरित करवाना चाहती है। उन्होंने केंद्र को चुनौती दी कि किसान सरकार की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। टिकैत ने यहां जिंद और नरवाना के बीच स्थित खटखट टोल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को जिंद के आसपास शिफ्ट करवाना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसानों का धरना वहीं पर जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार की चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिल्ली को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में भी चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। टोहाना पुलिस द्वारा पकड़े गए किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, जो पकड़े गए वो हमारे ही बच्चे हैं, वो विधायक के आवास का घेराव करने चले गए होंगे, सब आंदोलन का ही हिस्सा हैं, वो हमारे हैं, हम उन्हें समझाएंगे। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत के चुनाव में भाजपा द्वारा कम सीटें जीतने की ओर ध्यान दिलाते हुए दावा किया कि यह पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव भी हारेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आज भी गन्ना किसानों का 23,000 करोड़ रुपए बकाया है। टिकैत ने कहा कि 5 जून को तीनों नए कृषि कानूनों को बनने के 1 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा एवं उनके सहयोगी दलों के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के आवास के बाहर किसान तीनों की कानूनों की प्रतियां जलाकर रोष प्रकट करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने ब्लैक फंगस पर जताई चिंता, पीएम मोदी से कहा सरकार इसे गंभीरता से ले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज देखने को मिल रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस की दवा न मिलने
के कारण कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, इस गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला लाइपोसोमाल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस दवा के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाल ही में इंदौर की एक बच्ची का उसके पिता के लिए इंजेक्शन उपलब्ध कराने की गुहार वाला वीडियो देखकर सबको बहुत दुख हुआ। अभी दिल्ली में सेना के 2 अस्पतालों में भर्ती सैनिकों को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन की कमी की खबर आई। समय की मांग है कि इस संबंध में आप त्वरित निर्णय लें जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इस बीमारी को लेकर आपकी सरकार का रवैया इसकी गंभीरता के अनुरूप नहीं रहा है। मरीजों की संख्या के हिसाब से राज्यों को उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन की संख्या बेहद कम है। देश भर में 22 मई तक इस फंगस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 8,848 बताई गई थी। इसके बाद 25 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 11,717 हो गई। सिर्फ 3 दिन में ही 2,869 मरीज बढ़ गए। म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी जिसमें 50% तक मृत्यु दर होती है, इसको लेकर लापरवाही नहीं की जा सकती। ब्लैक फंगस के इलाज में इंजेक्शन पर ही लाखों रुपए का खर्च आ रहा है। यह इंजेक्शन अभी आयुष्मान योजना के तहत भी कवर नहीं हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बीमारी के इलाज को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाए या इसके इंजेक्शन की आपूर्ति मरीजों को निःशुल्क कराई जाए। क्या कारण है कि 25 मई के बाद से केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या नहीं बताई है, जबकि केंद्र सरकार राज्यों को कितने इंजेक्शन भेज रही है इसकी सूचना लगातार सार्वजनिक कर रही है। जब कोरोना मरीजों की संख्या बताई जा रही है तो ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? महोदय, जानकारी से जागरूकता फैलती है और लोग सचेत हो जाते हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या की जानकारी लोगों को हर रोज उपलब्ध कराई जाए। सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या के आधार पर इस इंजेक्शन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाए ताकि इस गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भटकना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब दिखेगी सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही कारण है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली जगह अब ममता बनर्जी ने अपनी फोटो लगा दी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत होती ही ममता की फोटो वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को दिए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, ममता केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठा चुकी हैं। इसके अलावा ममता केंद्र सरकार को वैक्सीन की समय पर डिलीवरी के लिए भी कई बार घेर चुकी हैं। बनर्जी ने कहा था कि प्रत्येक वैक्सीन के लिए 600 से 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं। 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। यदि 18 वर्ष की आयु तक देखें तो बंगाल में 8 करोड़ लोग हैं। इसलिए केंद्र सरकार उनकी वैक्सीन की मांग को पूरा करे। सीएम ममता बनर्जी ने विभिन्न औद्योगिक चैम्बरों से आग्रह किया था कि वे राज्य सरकार के आपदा विभाग को फंड दे, राज्य सरकार उन्हें वैक्सीन देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5G पर जूही चावला की याचिका खारिज, पब्लिसिटी स्टंट कहकर हाईकोर्ट ने लगाया 20 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला सुर्खियों में है क्योंकि वो लगातार 5G तकनीकी का विरोध कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी जिसमें पर्यावरण और प्रकृति का हवाला देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट से जूही को बड़ा झटका लगा है क्योंकि शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज हो गई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल अपनी याचिका में जूही चावला ने पूछा कि क्या इस नई टेक्नोलॉजी पर पर्याप्त रिसर्च की गई है। उनके मुताबिक वो उन्नत किस्म की तकनीकी को लागू किए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वायर फ्री गैजेट्स और नेटवर्क सेल टावर से संबंधित रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह की तकनीकी से भारी रेडिएशन होता है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य जीवों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं जूही के वकील का कहना था कि ये मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिस वजह से इसे सेक्शन 80 के तहत कंसीडर न किया जाए क्योंकि सेक्शन के तहत 60 दिन पहले सरकार को नोटिस देना होता है। वैसे सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब शुक्रवार को कोर्ट ने पहले तो याचिका को खारिज कर दिया, इसके बाद जूही को जमकर फटकार लगाई। खंडपीठ ने कहा कि जूही ने ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया, जिस वजह से 3 बार उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस उस शख्स की पहचान करेगी जो सुनवाई के दौरान गाना गा रहा था। साथ ही इस याचिका के लिए कोर्ट ने जूही के ऊपर 20 लाख का जुर्माना। करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के डॉक्टरों को कोरोना वायरस और भाजपा सरकार से बचाने की जरूरत, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आए। महामारी के इस दौर में लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो ताजा रिपोर्ट साझा की गई है उसके अनुसार देश में कोरोना की दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों की जान चली गई है। डॉक्टरों की मृत्यु पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा,
डॉक्टरों को न सिर्फ कोरोना वायरस से सुरक्षा की जरूरत है बल्कि भाजपा सरकार की निष्ठुरता से भी बचाने की जरूरत है। डॉक्टरों को बचाना है। आईएमए की रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक 109 डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हो गई है। वहीं कोरोना की दोनों लहरों की बात करें तो देश ने 1362 डॉक्टरों को गंवा दिया है। पिछली कोरोना लहर में देश में 748 डॉक्टरों की मृत्यु हुई थी। दूसरी लहर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक डॉक्टरों की मृत्यु बिहार में 66, यूपी में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, आंध्र प्रदेश में 34 हुई है। जिन डॉक्टरों की दूसरी लहर में मृत्यु हुई है उसमें अधिकतर डॉक्टर 30 से 55 साल के बीच के थे। इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्नशिप डॉक्टर भी शामिल है। यही नहीं, कुछ गर्भवती महिला डॉक्टरों की भी कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को भेजा समन। कोरोनिल पर बयान को लेकर आईएमए ने दी थी याचिका। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल किट के कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर वाद पर योग गुरु बृहस्पतिवार को समन जारी किया। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान नहीं देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहें। चिकित्सकों की ओर से डीएमए ने कहा कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है क्योंकि वह दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और यह भ्रामक करने वाला बयान है। इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ ने कहा कि योग गुरु रामदेव ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और ऐसे समय में भ्रम पैदा करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं। आईएमए ने नागरिकों को एक खुले पत्र में यह भी आरोप लगाया कि रामदेव ने अपने उत्पादों के लिए बाजार तलाशने के एक मौके के रूप में राष्ट्रीय कोविड उपचार प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के खिलाफ अपना अभियान शुरू करना उचित समझा। आईएमए ने कहा, रामदेव ने महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उसने कहा, राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एक महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी हैं। वे जन विरोधी और मानवता विरोधी हैं। वे दया के पात्र नहीं हैं। आईएमए ने रामदेव के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और देश के अन्य मेडिकल तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए विरोध को समर्थन दिया है। इन डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर विरोध किए जाने का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार लाख कोशिश कर ले पर किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की सीमा से चल रहे किसान आंदोलन को हरियाणा में स्थानांतरित करना चाहती है। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम सरकार को अपनी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में टोल प्लाजा पर हड़ताल जारी रहेगी और विरोध राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्रित रहेगा। कई दौर की बातचीत के बावजूद बात नहीं बनी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच टकराव चल रहा है। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले 6 महीने से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सीमाओं पर डेरा डाला है। पिछले साल केंद्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद बात नहीं बनी और गतिरोध लगातार बना हुआ है। 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 कानून बनाए हैं। किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर इन तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। टीकाकरण पर न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि सरकार की नीतियां बेतुकी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए आदेश से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की नीतियां बेतुकी है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से टीकाकरण को लेकर कांग्रेस एवं उसके नेतृत्व के रुख की पुष्टि हुई है। उन्होंने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, उच्चतम न्यायालय के आदेश ने साबित कर दिया है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां बेतुकी, बेमेल और बेकार है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां असंगत और अनुपयोगी है। हमारे इस रुख की कानूनी रूप से पुष्टि हुई है। वरिष्ठ वकील ने कहा, अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये उच्चतम न्यायालय का आदेश 3-4 मुद्दों पर केंद्रित है। एक है टीके की कमी, दूसरा है कि टीकों के दाम में एक रूपता नहीं है, तीसरा यह है कि कीमतें अलग अलग क्यों हैं और चौथा यह है कि टीके के वितरण में विसंगति है। सिंघवी ने सवाल किया, 100% टीकाकरण कब और कैसे होगा? आखिर यह कैसे साबित होगा कि 100% टीकाकरण एक जुमला या नारा नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहेलियां तो बुझा सकते हैं, आप हमारा मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी और बहाने से ही सही कम से कम जो हमने प्रस्ताव रखे थे उनके ऊपर अमल तो करिए, कदम उठाइए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को वित्तीय मदद देने और टीकाकरण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने जो सुझाव दिए थे उन सरकार को अमल करना चाहिए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल पर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करें। शीर्ष अदालत ने
म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा है। इसके अलावा निःशुल्क टीकाकरण के संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सप्ताह के भीतर अपना रुख बताने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सुशासन की नीति आयोग ने खोल दी पोल, एसडीजी रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे। जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। रिपोर्ट में जहां केरल को पहला नंबर मिला है, तो वहीं 52 अंकों के साथ बिहार सबसे पिछड़ा राज्य साबित हुआ है। एसडीजी इंडेक्स के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्तर पर हो रही प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। इस रिपोर्ट को हर साल सरकार द्वारा रिलीज किया जाता है। इस इंडेक्स के मुताबिक जहां केरल की परफॉर्मेंस अव्वल नंबर की रही, तो वहीं बिहार तीनों ही वर्गों में पिछड़ा साबित हुआ। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स को जारी करते हुए बताया कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों में 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्कोर जहां 60 था, तो वहीं अब 2021 में यह 66 हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्कोर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण लक्ष्य नंबर 6 स्वच्छ पानी और स्वच्छता और लक्ष्य नंबर 7 सस्ती और साफ ऊर्जा है। रिपोर्ट में बिहार, झारखंड और असम का प्रदर्शन सबसे खराब साबित हुआ। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में भी बिहार 52 अंकों पर, झारखंड 56 अंकों पर और असम 57 अंकों पर बना रहा। वहीं दूसरी ओर केरल को उसके प्रदर्शन के लिए 100 में से 75 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को उनके प्रदर्शन के लिए 74 अंक मिले हैं। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश को भी 72 अंक मिले हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जारी करते हुए इसके वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने कहा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के जरिए एसडीजी की निगरानी रखने की हमारी कोशिश को दुनिया भर में काफी पहचान मिल रही है। इस डाटा का उपयोग देश के विकास के प्रोजेक्ट पर भी किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह पर आपदा अधिनियम के तहत दर्ज हो केस, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने वाले टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके कनेक्शन राज्य में कोरोना संकट से जोड़ा जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ बड़ी रैलियां की, लोगों की जान को भी खतरे में डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इससे पीछे नहीं रहे, लिहाजा इन दोनों नेताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग 8 चरणों में संपन्न हुई थी। 2 मई को रिजल्ट निकला और टीएमसी को फिर से सत्ता मिल गई। अब सरकार गठन के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी से मिलकर खट्टर ने चली चाल, आंदोलन को हरियाणा शिफ्ट नहीं होने देंगे, टिकैत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जिंद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में आंदोलन को केंद्र बनाना चाहती है, लेकिन हम आंदोलन को हरियाणा के जिंद के आसपास शिफ्ट नहीं होने देंगे। टिकैत ने कहा कि इस चाल में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत वीरवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा हल्के उचाना में किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिकैत ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खट्टर ने आंदोलन को यहां शिफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन ये नहीं होगा। किसान किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा सरकार चाहे 10,000 मुकदमे दर्ज करे, हम दिल्ली से हरियाणा में आंदोलन शिफ्ट नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो इसी पर टिकैत के मुताबिक खट्टर ने आंदोलन को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को शांत रखकर दिल्ली ही केंद्रित रहेंगे, लेकिन हरियाणा में टोल प्लाजों पर धरने पहले की तरह चलते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि टोहाना में आंदोलन कर रहे बच्चे बागी नहीं बल्कि हमारे ही बच्चे हैं। उन बच्चों को हम समझाएंगे, पुलिस को जरूरत नहीं है। समय आने पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की तरह विधानसभा में भी वही हाल करेंगे। जनता सब जानती है, अपने आप जवाब दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने दिए सामूहिक इस्तीफे। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। यहाँ करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। वहीं जबलपुर में 400 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है और भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन जारी रखने और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया, आज मध्य प्रदेश में सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये हमारी मजबूरी है। हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिन से चल रही है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। इधर भोपाल जूनियर डॉक्टर ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जूडा ने मेडिकल से जुड़े दूसरे संघ का समर्थन होने का भी दावा किया। दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर का समर्थन है। वहीं जबलपुर में नेताजी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 400 जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफे दिए। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आज ही जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने का आदेश दिया था। साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स ने हड़ताल नहीं खत्म की तो उन पर कड़ी कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की निंदा करते हुए असंवैधानिक बताया और तत्काल हड़ताल को वापस लेने के आदेश दिए हैं। जूनियर डॉक्टरों हड़ताल पर हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे नाजुक हालातों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर अगर जूनियर डॉक्टर अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जूनियर डॉक्टर की अधिकतम मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है, उसके बावजूद भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।